अब से ठीक 13 घंटे बाद संसद की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन क्या सूरत बदलेगी? ये सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि 24 जून से शुरू हुए संसद के पहले सत्र में जमकर हंगामा हुआ है और आगे भी इसी तरह के आसार फिलहाल तो लग रहे हैं। विपक्ष नीट और पेपर लीक मामले को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। शुक्रवार को लोकसभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसे देखकर आशंका जताई जा रही है कि कल कहीं एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीर न दिखाई दे। सवाल यह है कि संसद में हंगामा ही होता रहेगा तो फिर काम होगा कब? क्या सरकार और विपक्ष में सहमति बन पाएगी? संसद सत्र को लेकर विपक्ष और सरकार की स्ट्रैटेजी के सामने रखती ये रिपोर्ट आप देखिए। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, 21 आवर्स ऑनरेबल शब्दों के तीर चले, वार पलटवार हुए, नादों का शोर था, ताकत का जोर था, एक एक पल हंगामा खेज था। It will be walking away from your constitutional obligations when you can discuss right away. 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के आगाज के बाद से ही संसद के दोनों सदनों में सियासी ताकत की जोर आजमाइश खूब देखी गई। इमरजेंसी को लेकर सरकार ने कांग्रेस को घेरा तो नीट के मामले में इंडिया अलायंस अग्रेसिव रहा। सवाल ये है कि अब से चंद घंटे बाद एक बार फिर जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो फिर क्या ऐसा ही होगा? क्या एक बार फिर हंगामे और नारेबाजी की ही तस्वीरें सामने आएंगी? क्या संसद में नीट मामले को लेकर फिर हंगामा होने वाला है? नीट के अलावा विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है? विपक्ष के हमलों पर सरकार किस तरह से पलटवार कर सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 24 जून से शुरू हुए संसद सत्र के दौरान अब तक दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा होता रहा है। सांसदों की शपथ के दौरान हंगामा हुआ, स्पीकर के चुनाव के दौरान हंगामा हुआ। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा हुआ। अब बारी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की है। सरकार को घेरने की विपक्ष की कैसी तैयारी है, सुनिए। हमारी मांग रखेंगे। ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? सभी निजी कंपनियों द्वारा टेस्ट कराती है। इसमें ही घोटाले कहाँ से निकले हैं? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहीं से तो निकले हैं। ये तो बीजेपी शासित देश है। तो इस पर चर्चा होगी और अभी पार्लियामेंट का सत्र और 3 दिन बाकी है। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति के भाषण पर जो मोशन ऑफ थैंक्स है उस पर ही चर्चा होगा। विपक्ष ने क्लियर कर दिया है, पहले जो मांगे हैं उन पर चर्चा जरूरी है, लेकिन क्या सरकार मानेगी? वैसे संसद का शेड्यूल क्या है, ये भी जान लीजिए। लोकसभा में अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहली बार की लोकसभा सदस्य चुनी गई बांसुरी स्वराज प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय है। चर्चा का समापन प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के साथ होगा। राज्यसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 24 जून से शुरू हुआ संसद का ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी 3 जुलाई को ही चर्चा का जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या चर्चा हो पाएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि नीट को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। नीट का एग्जाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा, उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो। ये जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे ज़्यादा खिलवाड़ ये करते हैं। खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पे उठाते हैं। जैसे ये आरक्षण की जो चिट्ठी आ गई, आखिरकार कौन है जिम्मेदार इसके लिए? बीजेपी खुद जिम्मेदार है। पिछले हफ्ते भी नीट को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ था। असल में विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी क्लियर कर चुके हैं कि नीट पर संसद में बहस होनी ही चाहिए।
लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना, सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है, सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। सरकार की कोशिशों के बावजूद संसद में नीट पर हंगामा थमने के आसार कम ही हैं। एक दिन पहले ही सोनिया गांधी भी नीट मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साध चुकी हैं। एक अखबार में लिखे आर्टिकल में सोनिया गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी तो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, वे लीक पर पूरी तरह चुप हैं, जिसने देश भर में इतने सारे परिवारों को तबाह कर दिया है। विपक्ष पूरी तैयारी में है, तो सरकार बनते ही सरकार पेपर लीक पर घिरती नजर आ रही है। कह रही है कि हर मुद्दे पर वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन संसद को चलने दिया जाए। बहस करने की बजाय, चर्चा में भाग लेने की बजाय वो सदन में हल्ला करने आते हैं। मैं कई बार मन ही मन में सोचता हूँ कि अभी तो मात्र 99 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, और पूरा विपक्ष को भी इकट्ठा मिला लें तो उससे ज़्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। आखिरकार ये अहंकार किस बात का है, ये हो हल्ला क्यों है, ये हुड़दंगबाजी क्यों है? क्या इनको अभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ? 10 वर्षों के बाद विपक्ष को कोई नेता प्रतिपक्ष मिला है। अपनी भूमिका निभाएं, सदन में चर्चा करें, चर्चा से भागे ना। जिस तरह के संकेत हैं उससे साफ है कि फिलहाल संसद में हंगामा थमने के आसार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी की गाढ़ी कमाई कब तक हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि सत्र के दौरान संसद चलाने में हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। 1 घंटे लोकसभा न चलने पर 1.5 करोड़ का नुकसान होता है। अगर पूरे दिन हंगामा होता रहा और लोकसभा न चल पाए तो 9 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसी तरह पूरे दिन राज्यसभा न चलने पर देश के खजाने को करीब 5.5 करोड़ की चपत लगती है। सरकार बने 3 हफ्ते हुए हैं, पहला सत्र ही हंगामा खेज रहा है। इसी महीने बजट सत्र भी हो सकता है, इसीलिए संसद में हंगामे को लेकर सरकार विपक्ष को नसीहत दे रही है। सिर्फ कार्रवाई रोक देने से, हल्ला करने से या पेपरों में बात कह देने से तो काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, भारत सरकार भी सख्त है, बिहार सरकार भी सख्त है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है, आप देख रहे हैं कि कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहां कहां रेड हो रहा है, सारी बात कब्जे में आने जा रहा है, सारा चीज का उद्भेदन हो जा रहा है, और सरकार इसमें न किसी को बचाने की स्थिति में है, न किसी को फंसाने की स्थिति में है। सरकार भले ही जांच की बात कहे, लेकिन विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। वैसे संसद के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी हंगामे के आसार हैं। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इंडिया अलायंस ने संसद परिसर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। कल 10:30 बजे देश की संसद की परिसर में इंडिया गठबंधन के दल देश भर में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल और जो दूसरे नेताओं की, बंगाल में 3 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रखे गए, संजय रावत, अनिल देशमुख, तमाम नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी किया गया। सरकार और विपक्ष में जिस तरह से वार पलटवार हो रहे हैं, उससे साफ है कि संसद के बाकी बचे सत्र के दौरान भी जबरदस्त सियासी संग्राम हो सकता है। नीट के अलावा अग्निपथ स्कीम और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी गर्मा गर्म चर्चा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस हंगामे से हल निकलेगा? ठीक है, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब हंगामा ना हुआ हो। वैसे संसद के अंदर ही नहीं, बाहर भी हंगामा जारी है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ के वक्त जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था, तभी से राजनीति गर्मा गई। ओवैसी के खिलाफ
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सड़क पर उतर आया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया, असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग तक की है। हाथों में तख्तियां, गले में भगवा साफा और जुबां पर नारे। संसद में फिलिस्तीन की जयकार करने वाले हैदराबादी भाईजान के खिलाफ जब बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी आवास की हैं, जहां हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन इस हंगामे की वजह क्या थी, जानना चाहते हैं तो सुनिए। जय भीम, जय नीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। 5 दिन पहले का किस्सा है, जब 18वीं लोकसभा के सदन में नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। इसी दौरान शपथ लेने के लिए AIMIM के इकलौते सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी आए, लेकिन शपथ के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासी घमासान मच गया। जय भीम, जय नीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। जय भीम, जय मीम और जय तेलंगाना तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला तो सदन में मौजूद बीजेपी सांसदों की त्योरियां चढ़ गईं। ओवैसी का जमकर विरोध हुआ, लेकिन हैदराबादी भाईजान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बयान का हवाला दे दिया। जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय तेलंगाना, जय। तो उन्होंने फिलिस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है, बीजेपी ने। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? ये बोलने की उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। ओवैसी ने भले ही सफाई दे दी थी, लेकिन विरोध कम नहीं हुआ। 3 दिन पहले यानी 27 जून को ओवैसी ने दावा किया था कि उनके घर पर कुछ लोगों ने हमला किया है। इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ओवैसी का कहना था कि अनजान शख्स ने उनके घर पर काली स्याही फेंकी है। बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो भी पोस्ट किया और फिर सरकार पर हमला बोला। ये सब लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और इजराइल का फ्लैग लेकर आते हैं, धमकी देते हैं। तो इनको रेडिकलाइज और ये जो एक्सट्रीम हो गए हैं अपने व्यूज़ में, वो इस वजह से कि नरेंद्र मोदी ने उनको रेडिकलाइज कर दिया उनकी सरकार ने। तो इसलिए वो समझते हैं कि हिंसा के ज़रिए या धमकियों के ज़रिए वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को और आइडियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे। ये बुज़दिलाना हरकत ये लोग करते रह रहे हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवैसी ने सरकार को घेरा तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन भी पीछे नहीं रहे। इंसानियत की तारीख में आज तक इतना बड़ा जुल्म दुनिया में कहीं नहीं हुआ जितना फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है। चाहे वो मासूम बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों। और आज भी गाज़ा के अंदर जो बूढ़े और महिलाएं बूढ़ी थी, उनको छोड़ के रह गए अपने मकानों में और बाकी लोग छोड़ के चले गए, उनके ऊपर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म कहाँ हो सकता है? तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब मैं MP था तो मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था। ST हसन की तरह ही ओवैसी भी मंझे हुए नेता हैं। कब, कहां और क्या बोलना है बखूबी जानते हैं। लेकिन संसद में किसी पराये मुल्क की जयकार से हैदराबादी भाईजान ने बड़े विवाद को हवा दी। वैसे बता दें कि ओवैसी 5वीं बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। जय फलस्तीन। ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। ओवैसी को इस बार कुल 6,61,981 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी की माधवी लता को 3,38,087 वोटों से मात दी। इससे पहले 2019 के चुनाव में ओवैसी ने कुल 58.95% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी।
ओवैसी संविधान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तानियों के हक और हुकूक की बात करते हैं, लेकिन अक्सर हैदराबादी भाईजान की तकरीरों का सिरा मुसलमान वोटरों की गलियों तक ही जाता है। मुस्लिम वोटों की एक मुश्त ठेकेदारी का दावा करने वाले ओवैसी कई बार बेहद हंगामाखेज बयानों से भी गुरेज नहीं करते। संसद में शपथ लेते वक्त भी उन्होंने ऐसा ही किया। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। यही वजह है कि संसद से सड़क तक हैदराबादी भाईजान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में हुआ ये हंगामा भी ओवैसी की सियासत का ही साइड इफेक्ट कहा जा सकता है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी करीब 75 साल पुरानी उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो 1984 से लगातार हैदराबाद की लोकसभा सीट जीत रही है। खुद ओवैसी 2004 से लगातार सांसद हैं, यानी देश की राजनीति का एक लंबा तजुर्बा उन्हें है। लेकिन बीते कुछ समय से असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अक्सर इस तरह के बयान दे देते हैं जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान कर देती हैं। पश्चिम बंगाल में 2 दिन में दूसरी बार महिला से मारपीट और बदसलूकी की घटना सामने आई। तस्वीरें कहां की हैं, इसे लेकर राजनीति कैसे गर्मा चुकी है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सब कुछ जानिए। जमीन पर बेबस पड़ी महिला, उसे हंटर से पीटता शख्स और तमाशबीन बनी ये भीड़। इस मंजर को देख लीजिए, कलेजा चीरने वाली चीखों को सुन लीजिए और जान लीजिए कि ये न तो पाकिस्तान है, न अफगानिस्तान और न ही तालिबान है, ये हिंदुस्तान है। बता देते हैं कि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, हैरान परेशान कर सकती हैं, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के पीछे एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर हलक सूख जाए। करीब 1 मिनट के वायरल वीडियो में एक शख्स महिला और एक पुरुष को सड़क पर पीटता हुआ नजर आ रहा है। शख्स महिला को कई बार छड़ी से मारता है। महिला रहम की गुहार लगाती है, लेकिन शख्स मारना नहीं बंद करता। इसके बाद वही शख्स महिला के पास बैठे पुरुष की ओर मुड़ता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ तमाशा देखती रहती है। कोई भी उस महिला और पुरुष को बचाने आगे नहीं आता। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सरेआम तालिबान जैसी क्रूरता की गवाही देती ये तस्वीरें उत्तर दिनाजपुर की हैं और जो शख्स बेरहमी से पीट रहा है उसका नाम तजेमुल है। तजेमुल टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का करीबी है। ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी कह रही है। क्या गुनाह किया था उसने? उसका गुनाह सिर्फ ये था कि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और इसीलिए वो इंसाफ सभा जो शरीयत कोर्ट बना हुआ है, अदालत, उसको बेरहमी से पीटा जा रहा है। कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। कौन है ये शख्स? ताजिमुल हसन नाम है इसका, और सिर्फ इसलिए कि वो टीएमसी का गुंडा है और वहाँ के लोकल विधायक के बहुत ही करीबी है, कोई उसे रोक नहीं रहा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए यही बात कही है। वीडियो को बीजेपी के कई और नेताओं ने भी सोशल मीडिया में शेयर किया है। बीजेपी के साथ ही सीपीएम के पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने भी वीडियो शेयर करते हुए बंगाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस भी हमलावर है। बंगाल में क्यों ऐसा हो रहे हैं? चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के नतीजा निकल चुके हैं, सत्तारूढ़ पार्टी की बहुत सारे सीट में जीत हासिल चुके हैं। फिर किसके खिलाफ ये प्रतिहिंसा बरतने की जरूरत होती है, मुझे पता नहीं। ये राजनीतिक प्रतिहिंसा सारे देश में चर्चा के मुद्दे बन गए हैं। सारे देश में हर जगह चुनाव हुए हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कानून और व्यवस्था की बुरा इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई, लेकिन जिस तरह की ये तस्वीर है और इसे लेकर जिस तरह का दावा है, उससे ममता बनर्जी की सरकार निशाने पर है।
बंगाल में जिस तरह से एक मुस्लिम समाज की महिला को पीटने का सरेआम सड़क पर सबके सामने मसला सामने आया है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और निंदनीय है। जवाब देना चाहिए इंडिया अलायंस के उन नेताओं को जो लोग अन्य प्रदेशों में जब घटनाएं घटती हैं तो हाय तौबा मचाते हैं। ऐसे वाकये पर इनका क्या जवाब होगा, जनता जानना चाहती है। मामले को लेकर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया, वायरल वीडियो की पूरी पड़ताल की और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में सियासी हिंसा का खौफनाक रूप सामने आया है। ऐसा नहीं है कि बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर हाल फिलहाल की बात हो। 1960 से शुरू हुआ सियासी हिंसा का दौर 6 दशक बाद भी बदस्तूर जारी है। सिर्फ बदला है तो बस सत्ता परिवर्तन के साथ इसका स्वरूप और मकसद। कम्युनिस्टों के काल से निकलकर तृणमूल कांग्रेस के हाथों में राज्य की सत्ता को आए 1.5 दशक होने वाले हैं, लेकिन राजनीति के रक्त चरित वाली तस्वीर फिर भी नहीं बदली है। सवाल यह है कि बंगाल का यह बवाल थमता क्यों नहीं है। करीब 2 दशक पहले चली जगह नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल। 16 साल पहले का ये वो दिन है जब पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नंदीग्राम से दुनिया ने बंगाल की हिंसा का सबसे खौफनाक रूप देखा था। इससे पहले तक नंदीग्राम एक छोटा सा उनिंदा कस्बा था, लेकिन 2007 में नंदीग्राम सुर्खियों में आ गया था। बंगाल में तब लेफ्ट पार्टी की सरकार थी। ममता बनर्जी 2006 का पश्चिम बंगाल चुनाव पूरी तरह हार चुकी थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने नंदीग्राम को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। केमिकल हब बनाने के लिए करीब 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, लेकिन लोगों ने जमीन देने से इनकार कर दिया और आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही थी। दूसरी तरफ बंगाल की तब की सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मार्च 2007 को 3,000 पुलिसकर्मियों को नंदीग्राम भेजा गया। पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 14 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए और कई आज तक लापता हैं। नंदीग्राम के आंदोलन के चलते ही ममता बनर्जी ने 34 साल से चले आ रहे लेफ्ट का किला 2011 में ध्वस्त कर दिया और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आ गई। 13 साल से वो सत्ता में है, लेकिन बंगाल के चुनाव का रक्त रंजित चेहरा नहीं बदल पाया। – 2016 में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की 91 घटनाएं हुई। 2017 में 28, 2018 में 40, 2019 में भी 40 वारदात हुई। इसी तरह 2020 में 36, 2021 में 34 घटनाओं ने बंगाल को पूरी तरह झकझोर दिया था। – 2024 में भी इतिहास नहीं बदला है। शुरुआत में कांग्रेस और वामपंथी दल हिंसा में मुख्य रूप से शामिल हुआ करते थे। बाद में ये लेफ्ट पार्टियों और टीएमसी के बीच हुआ करती थी और मौजूदा दौर में टीएमसी और बीजेपी के इर्द गिर्द केंद्रित है। यानी बंगाल में सत्ता पर काबिज और सत्ता को चुनौती देने वाली पार्टियों के बीच ही बड़े पैमाने पर हिंसा होती रही है। बड़ी खबर यूपी के मथुरा से आ रही है, जहां पर हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल कृष्णा विहार इलाके में पानी की टंकी गिरी है, जिसके चलते यह हादसा हुआ। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का कार्य लगातार वहां पर हो रहा है और अभी भी कई लोग मलबे में दबे हैं, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है, जिसको लेकर यहां राहत बचाव कार्य जोरों पर है। बड़ी खबर है इस वक्त की मथुरा में, जहां पर पानी की टंकी गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। कृष्णा विहार इलाके का मामला है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पानी की टंकी अचानक से गिर पड़ी, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई इस हादसे में और 13 लोग जो इस हादसे की जद में आए वो घायल हो गए हैं। कृष्णा विहार इलाके में ये पानी की टंकी जो अचानक से गिर पड़ी, अब इसकी वजह क्या है? क्या बहुत पुरानी थी, मरम्मत की जरूरत थी, जिसे लेकर सही समय पे मरम्मत ना हो पाने की वजह से ये हुआ, फिलहाल सवाल। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से वहां पर इस आशंका को लेकर
कि कई लोग दबे हो सकते हैं मलबे में, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस पर हमारे साथ मथुरा से रिपोर्टर अनिल सारस्वत हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। अनिल, तस्वीरें देख रहे हैं हम, किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या जानकारी मिल रही है, और 2 लोगों की मौत भी हो गई है इसमें। जी मैं आपको बता दूं, ये थाना कोतवाली, जो शहर कोतवाली है उसके क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा मामला हुआ है, जहां पानी की टंकी भरभरा कर गिरी है। ये 2 साल पहले ही, लगभग 2 साल पहले इस पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था और इसमें अभी तक 2 लोगों की कैजुअल्टी की संभावना, कैजुअल्टी हुई है। कैजुअल्टी जो जिलाधिकारी ने इस समय तक जो घोषित की है, वो 2 लोगों की मौत यहाँ पर घोषित की गई है, जो इस मलबे में दबने के बाद मरे हैं, और टोटल यहाँ पर 13 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक को यहाँ से रेफर कर दिया गया है और 10 लोग यहाँ पर जिला अस्पताल मथुरा में यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ वो मृतक के परिजन भी हैं जिनके यहाँ से मौत हुई है। जी क्या नाम है आपका? जी दिनेश नाम है सर मेरा। दिनेश बताइए क्या था पूरा मामला? मामला ये था सर, वो टंकी जो है ना पानी की, वो पहले ही 2-3 बार लीक हो चुकी थी, तो उस पर किसी कोई निर्माण का कोई काम नहीं हुआ, थोड़ी बहुत फूटती थी, वहीं से थोड़ा बहुत काम कर देते थे वो। आज वो पूरी जो है एक तरीके से बहुत भयंकर तरीके से फटी थी, जिसमें कि पूरा की पूरा आधा सा घर नीचे दब गया, जिसमें मलबे में मेरी घरवाली दबकर खत्म हो गई। मेरी 3 साल की एक बेटी है, 8 साल का बेटा है। ये मृतक के परिजन थे, इनका कहना है। मुझे ये बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि पहले से ही कई बार लीकेज की दिक्कत थी, लोगों ने उस समस्या को देखा था, लेकिन क्या कभी शिकायत नहीं की गई और प्रशासन से आपकी बात हुई है? जी सीरिन, इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की थी? शिकायत की थी इसकी काफी, जब टंकी बनी थी पहले दिन से ही, जब टंकी बनके तैयार हुई थी पहले दिन से ही उसमें लीकेज थी। कई बार इसकी शिकायत की गई, जल निगम में की गई, जिलाधिकारी महोदय को की गई, लेकिन कोई सुनवाई किसी प्रकार की हुई नहीं। जिस दिन ये टंकी बनी थी उसी दिन इसमें टेस्टिंग की गई, उसी दिन इसमें घरों में पानी गिरने लगा, और जब घर बने हुए हैं पार्क में, उनके घर के ऊपर इतनी बड़ी टंकी, उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की इतनी बड़ी टंकी, दूसरे नंबर की 35 करोड़ की लागत से बनी हुई टंकी, और 2 साल भी नहीं चली। इतना भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, पार्षद से लेके अधिकारियों, इंजीनियर। जी सीरिन, मैं आपको बता दूं, ये जब इसकी टेस्टिंग हुई थी तब भी, इसकी टेस्टिंग के बाद भी इस टंकी में से, इसमें से पानी लीक हुआ था और इसकी शिकायत भी जल निगम के अधिकारियों से की थी। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं और हम उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए क्या था पूरा मामला? ये कृष्णा विहार पड़ता है, जहाँ मथुरा में, कोतवाली क्षेत्र में, जनपद मथुरा में मात्र 2 साल पहले जो टंकी बनी, लगभग आपको मालूम है, बता ही दिया आपको, लगभग 40 करोड़ रुपए से बनी, लेकिन उससे जैसे दिन से बनी उसी दिन से लीकेज शुरू हो गया। मैंने भी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष होने के नाते जिलाधिकारी और योगी सरकारों को लिखित में तो वाकई हैरान करती है बात ये अनिल कि 2 साल पहले ये टंकी बनी है, लोगों ने पहले इस बात की जानकारी दी थी कि इसमें लीकेज था, लेकिन बावजूद इसके इस पर ध्यान नहीं दिया गया और हादसा हो गया है। 2 लोगों की जान यहां पर चली गई है।